गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल विषय में दूसरा लेसन का अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्ययन के अनुसार हमें इसमें विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है और इसके अंतर्गत हमें जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करनी होती हैं तथा इस लेसन में ये कहा गया है कि विश्व की जनसंख्या किस आधार पर बढ़ती है, किस आधार पर घटती है, किसे हम वृद्धि कहते हैं, किस घनत्व क्या है और किस आधार पर उसका वितरण, कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। इन सब बातों का अध्ययन इस लेसन के आधार पर, इस अध्याय के आधार पर किया जाएगा। इसमें हमको पढ़ना क्या है? इसमें हमें जनसंख्या पढ़नी है, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व होता क्या है, जनसंख्या वितरण को कौन कौन लोग प्रभावित करते हैं, कौन सा कारक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, विश्व में के 2 गुना होने की अवधि क्या है। उसके बाद है आपका जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जानकी संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इस आधार पर हम लोग इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कहा गया है कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या होती क्या है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि लोगों के समूह को हम जनसंख्या कहते हैं। जहाँ पे अनेक व्यक्ति होते हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम जनसंख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं किताब में कि मानव जनसंख्या भौगोलिक वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि जो भौगोलिक वातावरण होता है, वातावरण के आधार पे ही जनसंख्या निर्धारित होती है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि मानव जनसंख्या भौगोलिक वातावरण का महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी क्षेत्र की भौतिक उन्नति या अवनति यानी कि वृद्धि या घटाव में जनसंख्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने अपने शब्दों में इसे स्वर से नहीं अपितु केवल स्त्रियों और पुरुषों में से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनाता है। इसका मतलब इन्होंने ये कहना चाहा कि हमारा देश जो है सोने से नहीं, सोना जो धातु है उससे नहीं मजबूत बनता, बल्कि यहाँ की जनसंख्या के आधार पर ही हमारा देश मजबूत बनता है। सत्य और सम्मान के लिए जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वहीं लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। कहने का आशय है कि जो जनसंख्या कार्यरत है, जो कार्य करने वाली जनसंख्या है, जो कार्य करने के बाद आराम करती है, साहस दिखाते हैं यानी कि मेहनत करते हैं, और इन्हीं के आधार पर हमारा पूरा का पूरा देश निर्भर करता है। वस्तुतः किसी देश के निवासी की उसकी वास्तविक संपदा होती है। यानी किसी देश की वास्तविक संपदा, जो लोग कहते हैं कि सोना चांदी हीरा मोती, तो ये संपत्ति नहीं होती। देश की संपत्ति क्या होती है? देश की संपत्ति मानव होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि किसी देश की निवासी ही उसकी वास्तविक संपदा होते हैं। यही लोग वास्तविक साधन होते हैं। यानी कि बिना मानव के कोई कार्य आसानी से किया नहीं जा सकता। मशीन भी बेकार है जब तक इंसान काम ना करे। तो इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी देश की उन्नति में मनुष्य का यानी जनसंख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और संसाधनों के संबंध में नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। अंतोगत्वा एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यानी किसी देश की पहचान वहाँ के लोगों के रहन सहन और रीति रिवाज इत्यादि से के कारण होती है।
21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी इस समय 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक हो गई। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, यानी कि विश्व में जो जनसंख्या है हर जगह एक बराबर नहीं है, हर जगह बराबर न होने के कारण वो बटी हुई है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम। जैसे कि एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशी का मानना है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तो बहुत कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब इस आधार पे हम इस पैराग्राफ में ये समझे कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या कितना महत्व रखती है, यानी कि इसका पूरा संक्षिप्त में अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश के विकास की, आर्थिक विकास, उन्नति और तकनीकी के लिए सारी चीज़ों में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? जनसंख्या का। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो वहाँ पे विकास नहीं होगा, और जहाँ पे विकास नहीं होगा वहाँ पे कोई भी मानव निवास नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को तीनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कपड़ा, मकान और भोजन। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो देश हमेशा उन्नति करता रहता है, और उसी जहाँ पे ये तीनों चीज़ें उपस्थित भी होती हैं तो उसी को एक आदर्श जनसंख्या भी कहते हैं और आदर्श देश भी कहा जाता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का प्रारूप किस आधार पे बदलता है और कैसे कैसे बदल रहा है। इसलिए इस यहाँ पे देखें हम तो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के आधार पे अगर हम अध्ययन करें तो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के प्रारूप से हमें किसी क्षेत्र की जानकीय विशेषताओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। अर्थात हम किसी भी देश की जनसंख्या को समझना होगा हमें तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के प्रारूप को समझना आवश्यक है और उस क्षेत्र की चीज़ों को समझना आवश्यक है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोगों के किस प्रकार बटे हुए हैं इस बात से लगाया जा सकता है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से बटी हुई है। मोटे तौर पे अगर हम कहें तो विश्व की जनसंख्या का 90% भाग और इसके 10% स्थल भाग में, यानी कि जो 90% जनसंख्या है ज़्यादातर 10% स्थल भाग में ही निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? चीन में है, भारत में है, अमेरिका में, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मॉस्को में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या है? 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में 6 देश एशिया महाद्वीप में उपस्थित हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, उसके बाद भारत है। इस आधार पे बढ़ते बढ़ते हुए जनसंख्या के आंकड़े हैं और ये आंकड़े नीचे दिया हुआ है कि करोड़ में है, कहाँ पे कितने करोड़ जनसंख्या निवास करती है। आगे हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। पहले हमें ये समझना है कि घनत्व क्या होता है। घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। जितना क्षेत्रफल होता है उतने क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिसका फार्मूला हम यहाँ पे देखते हैं कि जनसंख्या का घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी उस क्षेत्र की का जितना भी क्षेत्रफल है उसके आधार पे जनसंख्या होती है। जब हम उसका भाग देते हैं तो उसे जनसंख्या क्षेत्रफल कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो किसी भी क्षेत्र का अगर 200 वर्ग किलोमीटर, किसी क्षेत्र का वर्ग क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ 10,000 जनसंख्या रहती है, तो इस प्रकार हम उसका घनत्व निकाल सकते हैं। आगे
चलते हैं कि किस विश्व में उच्च जनसंख्या का घनत्व तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि विश्व में उच्च जनसंख्या का घनत्व का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण का भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया का भाग प्रमुख है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या, सघन मतलब घनी जनसंख्या का बसाव का प्रमुख कारण वहाँ की भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की अनुकूलता है। यानी वहाँ का जो वातावरण है जनसंख्या को बढ़ाने का मुख्य घटक है, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक कारक भी मानव बस्ती के लिए अनुकूल है और भौगोलिक कारण भी अनुकूल है। अब नीचे देखते हैं तो इसके अंतर्गत विश्व में विरल जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, यानी कि अभी तो ऊपर हमने घनत्व पढ़ा था कि जो वो क्षेत्र जहाँ पे घनी जनसंख्या पाई जाती थी, अब कहाँ पे विरल मतलब घनी जनसंख्या नहीं पाई जाती, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। वे क्षेत्र में क्षेत्रों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, उष्ण व शीत मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि सहारा मरुस्थल और लद्दाख जो है शीत मरुस्थल के नाम से भी हम जानते हैं, और सहारा को उष्ण मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यानी जहाँ पर न पौधों का कोई भी नाम नहीं होता, यानी वहाँ पौधे नहीं उग सकते, कि उष्ण में केवल बालू दिखता है और शीत और गर्मी, और शीत में केवल ठंडी और बर्फ ही बर्फ होते हैं, अर्थात उन्हें हम मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करने का कारण है कि वहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है वहाँ पे बहुत ही कठिन है जीवन यापन करना, इसलिए उसे हम मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तथा विषुवत रेखा जो है उनके निकटवर्ती उच्च वर्षा क्षेत्र के क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पे एक व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में मानव निवास हेतु प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप इस तालिका के माध्यम से समझिए कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या और किस आधार पे बटी हुई है और कितने प्रतिशत है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि ये बताइए कि लैटिन अमेरिका या कैरिबियन का, उत्तरी अमेरिका का या भारत का, एशिया का, कुछ भी जो ये तो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों में जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है और किस महाद्वीप में जनसंख्या कम है। इसलिए इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि उसका भू क्षेत्र भी दिया है, जनसंख्या भी दिया है, जनसंख्या घनत्व भी दिया है और प्रतिशत भी निकाल के दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो पहला हम देखते हैं भौगोलिक कारक में। भौगोलिक कारक में क्या आता है, जैसे कि जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, तो यानी कि जो भौतिक वातावरण है वो सब भौतिक कारण में आते हैं। तो जल की उपलब्धता कहने का आशय यहाँ पे है कि जहाँ पर जल ही ज़्यादा मिलता है वहाँ पे जीवन भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है, ये लोग मानते हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्व कहा गया, यानी बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अतः लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता हो, वो भी शुद्ध जल, ऐसा नहीं कि अशुद्ध जल। जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जल के कारण उपलब्ध होने के कारण वहाँ पे खेती की जा सकती है, पशुपालन किया जाता है, उद्योग चलाया जा सकता है, यातायात के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसलिए अधिकतर सभ्यताएं हमें घाटियों में, नदी के घाटियों में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ की जल की मात्रा बहुत अच्छी थी। आगे हम चलते हैं तो भू आकृति। तो भू आकृति में क्या है कि लोग समतल मैदानों एवं मंद ढालों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं। कोई ज़्यादा उबड़ खाबड़ स्थानों पर रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे जीवन यापन करना कठिन है, खेती करना कठिन हो जाता है। इसलिए लोग
जहाँ की जिस क्षेत्र की भू आकृति यानी धरातल समतल होती है, ज़्यादातर जनसंख्या समतल स्थानों पे ही निवास करती है और वहाँ पे सड़क बनाना और घर बनाना, फसल खेती करना, फसल का उत्पादन करना, औद्योगिक इत्यादि के लिए अनुकूल होती हैं। इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। लेकिन जहाँ पे भू आकृति समतल नहीं होती, जहाँ पे जो है कि भू आकृतियाँ जो है उबड़ खाबड़ होती हैं, वहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। इस आधार पे अगर हम देखें तो गंगा का जो मैदान है विश्व का सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे समतल भूमि पाई जाती है। जबकि हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र भाग बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खाइयाँ, पर्वत और नदियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ पे जीवन अनुकूल नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा है जलवायु। अति उष्ण या ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे उत्तम जलवायु होगा, जहाँ पे न तो ठंडी में ज़्यादा ठंडी और गर्मी में न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। लेकिन जहाँ पे ठंडी में माइनस में टेम्परेचर चला जाए, तापमान चला जाए, और गर्मी में जो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे, तो वहाँ पे भी जीवन संभव नहीं होता है। जैसा कि आप जलवायु के बारे में पहले भी प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ जलवायु किसे कहती है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए आपको पिछला क्लास में जाकर फिर से अध्ययन आप कर सकते हैं, पिछले क्लास की नोट्स बुक से, क्योंकि जलवायु क्या है, जलवायु के बारे में पूरी जानकारी पिछले क्लासों में दी गई है। और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे भी चीज़ें आप लोग को बताता चल रहा हूँ जो कि आप आने वाले अध्यायों में आपके लिए जो है कि सुविधाजनक होगी, पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद तब फिर नोट्स बनाना शुरू करिएगा। आगे चलते हैं। चौथा कारण है मृदा। मृदा मतलब मिट्टियाँ। जहाँ की मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ पे कम उपजाऊ होगी वहाँ पे खेती नहीं होगी, तो खेती नहीं होगी तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे लोग कम निवास करते हैं। अब दूसरे हेडिंग पे हम आते हैं तो देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या क्या है? खनिज, यानी कि खनिज निरपेक्षों से मुक्त क्षेत्रों उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, यानी जहाँ पे खनिज अधिक मिलते हैं वहाँ पे उद्योग फैक्ट्रियाँ हम खोल सकते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार के साधन बनती है। जब हम खनन करेंगे यानी खनेंगे, उसको जमीन के अंदर से निकालने वाले धातुओं को हम खनन करते हैं, तो खनन के आधार पे जब हम कच्चे माल को प्राप्त करते हैं तो वहाँ उद्योगों की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयला उद्योग हुआ, और क्या कहते हैं कि कोयला उद्योग, डायमंड उद्योग, ये सब थोड़े बहुत जो उद्योग हैं, सोना उद्योग, ये सारे उद्योग जो खुलते हैं वहाँ पर, सीमेंट उद्योग, ये सब कच्चे माल के आधार पर खुलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खनन से आसानी से ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाना सही होता है और आसान भी होता है। अगर जहाँ पर कच्चे माल मिलेंगे नहीं, वहाँ पे हम फैक्ट्री लगा के करेंगे क्या? दूर से मंगवाना। मान लीजिए अगर आपके क्षेत्र में कोयला न मिले, तो आप अगर सीमेंट बना रहे हैं या बिजली का उद्योग खोल रहे हैं, तो आप ही सोचिए कि क्या कच्चा माल आपको जब महंगा उपलब्ध होगा तो आप भी तो अपने वस्तुओं को महंगा ही बेचेंगे, इसलिए उद्योग चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे खनिज की उपलब्धता होती है वहाँ उद्योगों का विकास होता है, और उद्योग का जहाँ विकास होगा वहाँ पे जनसंख्या का भी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जनसंख्या काम करना चाहती है, लोग काम करना चाहते हैं, और काम करने के लिए वहाँ जाएंगे
फैक्ट्रियों में रहेंगे तो फैक्ट्री में रहेंगे तो भाई दूर दूर से प्रवासी जब जाते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खनिज भी जनसंख्या के बढ़ाव और घटाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कारण नगरीकरण है। नगरीकरण में रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, अच्छी शिक्षा उपलब्ध होती है, चिकित्सा उपलब्ध होती है, परिवहन के साधन होते हैं और इन सब के कारण वहाँ पर भी जनसंख्या आकर्षित होती है और जनसंख्या जो है बढ़ने लगती है। यानी नगरीकरण, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि नगरीकरण भी जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। अब औद्योगिकरण देखिए, औद्योगिकरण में क्या है, औद्योगिकरण भी रोजगार उपलब्ध कराती है और जहाँ पे लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है और जब वहाँ पे जाएंगे तो जनसंख्या स्वाभाविक ही बढ़ेगी, क्योंकि कारखानों में श्रमिकों के बिना कारखाने चल नहीं सकते हैं और इसलिए श्रमिक वहाँ जाते हैं। और जहाँ पे औद्योगिकरण होता है वहाँ परिवहन भी बहुत अच्छा होता है, परिवहन के साधन भी अच्छे होते हैं, सड़कें भी अच्छी होती हैं, वहाँ पे दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और सभी सेवाएं उपलब्ध कराने होती हैं। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सुविधाएं होती हैं, ये सब वहाँ पे जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होता है। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थानीय धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण भी लोग अधिक आकर्षित होते हैं। जैसे कि अगर हिंदू राष्ट्र है तो वहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जाना आना पसंद करेंगे। और जहाँ पे लोगों की संस्कृति, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ किसी भी देश में जाए और जहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाएगा तो उन्हीं के साथ रहना पसंद करेगा, क्योंकि उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, बोली वही समझ सकते हैं। इसलिए जहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक मौजूद होते हैं वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब जनसंख्या आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या क्यों बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने के पीछे क्या तथ्य हैं, किस आधार पर जनसंख्या बढ़ती है, उसके अनुपात और घनत्व के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको अगर नोट्स ही बनाने हैं तो मैंने आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा भी दिया और सारे जो है कि कोटेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी दी हैं। तो आप चाहें तो इससे नोट भी बना सकते हैं बहुत आसानी से।